पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत मोहन की ही थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही मोहन अपनी बीवी शारदा और 2 बच्चों के साथ इस जगह आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था और शारदा घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन पैसों की दिक्कत के कारण अभी तक उसका स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। शारदा काफ़ी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजे, लेकिन चाह कर भी नहीं भेज पाती थी। जिस मोहल्ले में शारदा रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। उसके ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ शारदा का उठना बैठना था। जब उसको शारदा की मजबूरी पता लगी तो उसने शारदा को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। शारदा जब काम करने के लिए तैयार हुई तो उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ दिया। शारदा ने जब यह बात मोहन को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन शारदा का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। अगले दिन से शारदा उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने के लिए जाने लगी। वह काफ़ी बड़ा घर था और उस घर में केवल 2 लोग, अनुपमा और जयदेव पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव शारदा के प्रति बहुत नरम था। अनुपमा आए दिन शारदा को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीज़ें देती ही रहती थी। जयदेव और अनुपमा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उनके घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन अनुपमा और जयदेव छुट्टी पर थे। काम खत्म कर शारदा जाने को हुई तो अनुपमा ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह शारदा से उसके परिवार के बारे में पूछती रही। शारदा को अनुपमा की बातों में बड़ा अपनापन लगा तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जी आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? अनुपमा ने मुस्कुराकर शारदा की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? शारदा ने अनुपमा की आवाज़ को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना? शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। अनुपमा की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। अनुपमा बोली, तुम सही कहती हो शारदा, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ? मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते अनुपमा का गला भर्रा गया था। शारदा भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। अनुपमा और जयदेव शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में अनुपमा माँ बनने की काबिल ही नहीं रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। शारदा को अनुपमा के घर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अनुपमा का मन जब भी होता यह शारदा को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी, पर अब शायद अनुपमा से बच्चा ना होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन अनुपमा ने शारदा को आवाज़ दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने शारदा को अपने पास ही बिठा लिया। शारदा अपनी मालकिन अनुपमा के बराबर में बैठने से हिचकती थी, लेकिन अनुपमा ने उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठा ही लिया। अनुपमा ने शारदा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, शारदा, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहूँ। अनुपमा के लिए शारदा के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती?
वह बोली, जी कैसी बात करती हो, आप कहो तो सही, ना करूँ तो कहना। अनुपमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शारदा, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। अनुपमा की बात सुनकर शारदा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन न होता था कि अनुपमा उससे इतने बड़े व्यभिचार के बारे में कह सकती है। शारदा साफ मना करते हुए बोली, जी मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छूऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। अनुपमा हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने की कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। शारदा की समझ में कुछ न आया था। सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। शारदा को हैरान देखकर अनुपमा बोल पड़ी, क्या सोच रही हो शारदा? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। शारदा हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। अनुपमा हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में ना जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। शारदा यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन अनुपमा से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद शारदा ने अपने पति से सारी बात कह दी। मोहन इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना। ऐसे लोगों के यहाँ, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो मैं कुछ न कह सका। शारदा को ऐसा नहीं लगता था कि अनुपमा दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले भी परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। मोहन कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाज़ा बजाया गया। शारदा को अनुपमा के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने अनुपमा खड़ी थी। शारदा के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात तक नहीं निकली। वह अभी पागलों की तरह अनुपमा को देख ही रही थी कि अनुपमा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी शारदा? शारदा तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ा कर बोली, हाँ जीजी, आइए। यह कहते हुए वह दरवाज़ा से एक तरफ हटी और मोहन से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आए हैं? ये जीजी है जिनके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। मोहन ने अनुपमा को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर न लगी। उसने अनुपमा से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। अनुपमा ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया, आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? मोहन यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बात कर सको। अनुपमा हंसते हुए बोली, लेकिन भैया, मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ। आप भी हमारे साथ बैठो ना। मोहन ना चाहते हुए भी बैठ गया।
अनुपमा का इतना मीठा लहजा देख वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। शारदा सामने खड़ी अनुपमा को वही बिछी एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जी मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं। आपको आज इस चारपाई पर बैठना पड़ेगा। अनुपमा मुस्कुराते हुए बोली, शारदा, प्यार और आदर से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड, आज तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर अनुपमा जमीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर ही बैठ गई। शारदा ने लाख कहा, लेकिन अनुपमा चारपाई पर ना बैठी। हार मानकर शारदा और मोहन भी जमीन पर ही बैठ गए। शारदा ने नज़र तिरछी कर मोहन को देखा, फिर इशारों में बोला, देख लो, तुम कहते थे कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिया। मोहन से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी अनुपमा अचानक बोल पड़ी, शारदा, क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी अपने घर की? शारदा के साथ साथ मोहन भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठ चाय पिलाने की गुजारिश कर रही थी। शारदा तो यह सोचकर चाय ना बनाती थी कि अनुपमा उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेंगी। जब खुद अनुपमा ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। मोहन और शारदा की इस वक्त ऐसी हालत थी कि अनुपमा इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती, तो भी ये लोग मना न करते। करीब 15 मिनट बाद चाय बनकर आई तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में शारदा का छोटा बेटा जाग गया। अनुपमा ने उसे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। मोहन और शारदा यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे। उन्हें अनुपमा में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद अनुपमा ने बच्चों को शारदा के हाथों में दे दिया और मोहन की तरफ देखकर बोली, भैया, मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। वैसे शारदा ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि शारदा को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं। अगर आप मोहन अनुपमा की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी, आप जैसा ठीक समझो वैसा करो। जब शारदा को आप अपना समझती है तो फिर मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। इसका बुरा थोड़े ही ना सोचेंगी आप। अनुपमा खुशी से उछल पड़ी। शारदा मोहन को मुंह फाड़े देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन इतनी जल्दी हाँ कह सकता है, लेकिन मोहन तो इस वक्त किसी और ही फिजा में घूम रहा था। कोई करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी, फिर भला यह कैसे मना कर देता। अनुपमा हाथ जोड़कर मोहन से बोली, भैया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए अनुपमा ने अपने मिनी बैग से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर शारदा के हाथों में पकड़ा दी और बोली, शारदा, ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे वो मैं ले आई। शारदा ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर मोहन की तरफ देखा। मोहन पहले से ही शारदा के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपये नहीं देखे थे, लेकिन मोहन कम से कम अनुपमा से रुपये नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी, ये रुपये हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपये किस बात के लिए? अनुपमा ने सधा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भला कोई और यह काम करता तो भी वह रुपये लेता ही, फिर आपको क्यों ना दूँ? फिर ये रुपये देकर मैं कोई एहसान थोड़े ही ना कर रही हूँ।
इसके बाद अनुपमा वहां से चली गई। मोहन ने अनुपमा के जाने के बाद रुपये गिने। पूरे 1 लाख रुपये थे। मोहन और शारदा दोनों ही आज अनुपमा के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वे 1 लाख रुपये भी दे गई। ये इतने रुपये थे कि 2 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा जोड़ ना पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब ना किसी बात से ऐतराज था और ना किसी बात पर कोई सवाल। जल्द ही शारदा को अनुपमा ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह शारदा के साथ उसके पति मोहन को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक न रहे। अनुपमा ने अब शारदा से घर का काम कराना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। शारदा को खाने के लिए अनुपमा ने मेवा से लेकर हर ज़रूरी चीज़ अपने पैसों से लाकर देती थी। साथ ही 1 लाख रुपये और भी नकद दे दिए थे। अनुपमा नियमित रूप से शारदा को देखने भी आती थी। उसने मोहन और शारदा से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन मोहन ने वहां रहने के बजाय अपने घर में ही रहना ठीक समझा। जिस समय शारदा अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से ना जाने क्यों उसे वह अपना लगने लगा था। वह उसे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठी थी। जब बच्चा होने को था, तब 1 हफ्ता पहले ही शारदा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो अनुपमा शारदा को छोड़कर कहीं गई ही ना थी। शारदा को बेटा हुआ था। अनुपमा ने शारदा को खुशी से चूम लिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शारदा को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद अनुपमा ने शारदा को कुछ दिन अपने पास भी रखा था। उसके बाद उसने शारदा को और 50,000 रुपये भी दिए। शारदा अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला था, लेकिन बच्चा चला गया था। शारदा का मन होता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी कोख किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी। खैर, भीतर से शारदा को अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख था, तो बाहर से खुशी भी थी कि उसकी वजह से किसी की मायूस जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।